प्रिय विद्यार्थियों, सरकार के निर्देश के अनुसार स्वामी केशवानंद विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में मैं मुकेश सैनी स्कूल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में इस वीडियो में आज आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक संसाधन यानी कि रिसोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित, संसाधन से संबंधित अनेकों तरीके से प्रश्न आपके कंपटीशन क्लासों में, एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। सत्र 2020 में आयोजित होने वाली 2021 में आयोजित होने वाली रीट एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न किया जा सकता है। विगत रीट परीक्षाओं में आरटेट, सीटेट आदि परीक्षाओं में भी इससे संबंधित काफी क्वेश्चन किए गए हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कई बार हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। वास्तव में संसाधन वे प्राकृतिक और मानवीय संपदाएं हैं। देखिए बच्चों, संसाधनों को प्राकृतिक व मानवीय संपदा माना गया है। प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिनके द्वारा हम यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इन्हें हम दो रूपों में भी देख सकते हैं। वास्तव में संसाधन वे पर्यावरण की वस्तु हैं, वे पदार्थ हैं जिनके द्वारा मानव अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति करता है। संसाधन, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधन मानवीय जीवन की प्रगति, उसके विकास और अस्तित्व को बनाए रखता है। संसाधन जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है और जिसका उपयोग एक निश्चित तकनीकी या साधन के द्वारा ही संभव है। वास्तव में जिमरमैन और जेम्स फिशर ये दोनों पर्यावरणविद, भूगोलवेता हैं जिन्होंने संसाधनों को समझाते हुए बताया कि संसाधन वह पर्यावरण की वस्तु है, वे साधन हैं, वे पदार्थ हैं जिनके द्वारा मानव अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार से
जेम्स फिशर भी इसको पर्यावरण की वस्तु मानते हैं और जो मानव के आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन सभी बातों को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न आता है। प्यारे बच्चों, आप भी कई बार सोचते होंगे, आपके मन में भी विचार आता होगा कि क्या पर्यावरण की सभी वस्तुएं, क्या पर्यावरण के सभी पदार्थ संसाधन है? तो देखेंगे हम कि संसाधन के अंतर्गत किन पदार्थों को या किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो यहां पर हमारा एक टॉपिक आता है, संसाधन होने के लिए आवश्यक शर्तें। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 में भी लगभग 2 नंबर से ये प्रश्न आता है और कक्षा 12 में भी यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता भी रहा था कि कंपटीशन क्लास के लिए मुख्य रूप से आरटेट, सीटेट, अन्य एग्जामों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, संसाधन होने के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहली शर्त तो यह है कि संसाधन वे वस्तुएं हैं, वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जिनमें आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता हो। सेकंड पॉइंट, वे पदार्थ जिन्हें रूपांतरण किया जा सके, अर्थात जिन्हें परिवर्तित करके उपयोगी और मूल्यवान वस्तु के रूप में बदला जा सके। तीसरा पॉइंट आता है, प्रत्येक वस्तु जिससे के उपयोग के द्वारा पोषणीय विकास को संभव किया जा सके, प्रत्येक वस्तु का आवश्यकता के अनुरूप दोहन किया जा सके, निरंतर उसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार से कहने का मतलब यह हुआ कि संसाधन यानी कि रिसोर्स। देखिए बच्चों, इसको हम लोग इंग्लिश वर्ड में रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं, अर्थात प्रकृति के वे सभी पदार्थ, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं और अपनी मानवीय और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। अब हम बात करते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर में रिसोर्स ज्योग्राफी चलती है और उसमें भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन बनता है और कई बार आपके सीनियर में भी एक क्वेश्चन बनता है कि मानव
संसाधनों का जनक है। मानव संसाधनों का जनक है। संसाधनों का जनक है कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए बच्चों, यहां से भी कई बार हमारा प्रश्न आता है कि मानव को संसाधनों का जनक क्यों कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव भूगोल में दो प्रकार के घटकों का अध्ययन किया जाता है, मानव और वातावरण। मानव और वातावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत आता है। तो वास्तव में मानव के अंतर्गत वो असीम क्षमता होती है। मानव अपने ज्ञान, तकनीकी विकास और अपनी कार्य शक्ति के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, कार्य क्षमताओं के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त, वातावरण में उपलब्ध, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने अनुरूप बदल लेता है। इसीलिए मानव को संसाधनों का जनक कहते हैं। यहीं पर एक बात और आती है बच्चों कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये भी आपका एक कई बार पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं हैं अपितु बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा था और आप जानते हैं कि मनुष्य अपने ज्ञान, तकनीकी विकास और परिश्रम के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदल लेता है, बदल सकता है। जैसे जैसे मानव को अपने मानवीय क्रियाओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, वह उपलब्ध तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से उन्हें उसी अनुरूप में बदलने का प्रयास कर लेता है। प्यारे बच्चों, प्रारंभ में केवल वर्षा जल जब धरातल पर गिरा तो उस जल का इतना उपयोग नहीं होता था, लेकिन बाद में वही जल जब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगा, इसी वायु जल को हमने नदी का नाम दिया और इसी नदी जल को जब मानव ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा इस जल के वेग को बांध बना करके और अवरोध बना करके, जगह जगह जल अवरोधक बना करके इस जल को रोकने का प्रयास किया और उस जल का इस्तेमाल न केवल पीने के लिए अपितु सिंचाई कार्यों के लिए, मत्स्य पालन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाओं के लिए, मनोरंजन के लिए, नौ संचालन के लिए किया जाने लगा। तभी से हम कह सकते हैं कि नदी जैसा कि अभी आप लोग पढ़ रहे थे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं,
मानव अपने ज्ञान, तकनीक और श्रम के द्वारा प्राकृतिक पदार्थों को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है। इसीलिए बच्चों, संसाधनों का जो जनक है वो मानव को माना जाता है, अर्थात मानव संसाधनों का जनक है। इसी बात को पढ़ने के बाद अगला जो बिंदु है अपना कि संसाधनों का वर्गीकरण, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। संसाधनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की निरंतरता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के 2 प्रकार हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं, पहला पॉइंट जो अपना आता है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका जीवन मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जैविक संसाधन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली टेट एग्जाम में भी पूछा गया था कि निम्न में से जैविक संसाधन नहीं है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जैविक संसाधन क्या होता है। कि जैविक संसाधन वे पदार्थ होते हैं जिनका जीवन मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जैविक संसाधन कहलाते हैं। देखिए बच्चों, इनमें बात करते हैं तो इन्हें पुनः फिर 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक होता है आपका चल जैविक संसाधन और एक आपका होता है अचल जैविक संसाधन। चल जैविक जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी गति करते हैं और इसीलिए इन्हें चल जैविक संसाधन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी अपना एक क्वेश्चन बन जाता है कि चल जैविक संसाधन के उदाहरण बताइए। चल जैविक संसाधन, जबकि वनस्पति या पेड़ पौधे, वनस्पति या पेड़ पौधे इन्हें अचल जैविक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद अजैविक संसाधन, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका जीवन मंडल में कोई जीवन चक्र नहीं होता है। खनिज पदार्थ, सभी प्रकार के जो खनिज, मृदा, वनस्पति, पवन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को अजैविक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला पॉइंट अपना है उद्देश्य के आधार पर संसाधनों के प्रकार। देखिए बच्चों, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, आप विचार कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सीनियर क्लास के अकॉर्डिंग उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को, जिसमें ऊर्जा संसाधन और कच्चा माल को रखा गया है, जबकि अगली कक्षाओं के आधार पर यदि हम देखते हैं तो उद्देश्य के आधार पर
संसाधनों को 3 रूपों में देखा गया है: ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल पदार्थ संसाधन और भोज्य पदार्थ संसाधन। सबसे पहले ऊर्जा संसाधन की हम बात करते हैं। ऊर्जा संसाधन, इसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक पदार्थ आते हैं जिनसे ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, यहां पर फिर पुनः अपना एक क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऊर्जा संसाधन वे सभी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनसे ऊर्जा या शक्ति प्राप्त की जाती है, जिनसे ऊर्जा या शक्ति प्राप्त की जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इन्हीं ऊर्जा संसाधनों को आगे देखें तो 2 भागों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है 10th क्लास में भी, सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में क्या अंतर है। कई बार इनके एग्जाम्पल या उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। कंपटीशन में भी कई बार आता है कि निम्न में से अपरंपरागत संसाधन कौन सा है, या निम्न में से परंपरागत संसाधन नहीं है। इस प्रकार से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके से यहां से प्रश्न आता है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, अर्थात ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनमें कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत रखा जाता है। इनका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग मानव ने अपनी तकनीकी और ज्ञान के द्वारा अभी किया है। उदाहरण के तौर पर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोजैविक ऊर्जा आदि। अगला जो टॉपिक है कच्चा माल पदार्थ। जैसा कि अभी हम बात कर चुके थे कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है या अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करता है। जिन प्राकृतिक पदार्थों से या जिन मानवीय घटकों से कच्चे विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति की जाती है, उन्हें कच्चे माल पदार्थ संसाधन कहते हैं। विभिन्न उद्योगों में अलग अलग प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है और इसी प्रकार से कुछ पदार्थों का इस्तेमाल मानव सभी प्रकार के जीव भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, और जिन पदार्थों का उपयोग भोज्य सामग्री के रूप में किया जाता है उन्हें इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आता है और जो इसका महत्वपूर्ण प्रकार भी है, उपयोग की निरंतरता के आधार पर। जैसा कि अभी हम संसाधनों की शर्त में पढ़ चुके थे कि संसाधन वे सभी पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जा सके। उपयोगिता की निरंतरता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, समाप्य और असमाप्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, समाप्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें केवल मानव एक बार ही प्रयोग में लाता है, अर्थात जिन संसाधनों को, जिन पदार्थों को हम पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, आपके रीट एग्जाम, इससे पहले टेट, यूटेट, सीटेट आदि एग्जामों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं
कि निम्न में से समाप्य संसाधन कौन सा नहीं है, या निम्न में से अनवीकरणीय या नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल आसान है। समाप्य संसाधन वे संसाधन जिनका इस्तेमाल हम केवल एक बार ही कर सकते हैं, अर्थात जिन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि पदार्थों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। बच्चों पुनः ध्यान दीजिए, बिल्कुल सरल है, आपका गलत नहीं हो सकता कि जिन संसाधनों का पुनः नवीनीकरण नहीं हो सकता या जिनका नवीकरण नहीं हो सकता, इसीलिए समाप्य संसाधनों को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। पुनः ध्यान देंगे, बहुत ही कंफ्यूज भरा आपका ये टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दें और आप बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर यहां से पूरे प्राप्त कर सकते हो कि वे संसाधन जिनको केवल एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, अतः इन्हें अपन कहते हैं अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन। देखिए बच्चों, बहुत आसान सी बात है, अ माने नहीं और नवीकरणीय का मतलब है कि जिनको पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, जबकि असमाप्य वे संसाधन जिन्हें मानव अपने ज्ञान और तकनीकी के द्वारा एक बार प्रयोग में लेने के बाद पुनर्स्थापित कर सकता है, जिन्हें दोबारा काम में ला सकता है, अर्थात जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, इसलिए इन्हें अपन कहते हैं असमाप्य संसाधन। ये संसाधन समाप्त नहीं होते हैं, इनका पुनः नवीनीकरण हो सकता है, इसलिए जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोजैविक ऊर्जा आदि। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम वनस्पति आदि को भी रख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक टॉपिक फिर पुनः अपन रिपीट करते हैं कि जैविक संसाधन अर्थात ये अपनी प्रजनन क्षमता के अनुसार वंश वृद्धि भी करते हैं। तो इसी प्रकार से ये संसाधन जिनमें वनस्पति वगैरह आदि को भी इसमें अपन शामिल कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो अपना आता है स्वामित्व के आधार पर। देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो संसाधन है इनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। इसी आधार पर कुछ संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जिन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। कुछ संसाधन जिन पर किसी देश या राष्ट्र का अधिकार होता है, जिन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और कुछ संसाधन जिन पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। विश्व का कोई भी देश इन संसाधनों का अपनी तकनीकी के द्वारा, अपनी प्रौद्योगिकी के द्वारा इनका उपयोग कर सकता है। एक बार पुनः देखेंगे, व्यक्तिगत संसाधन जिसमें व्यक्तिगत फर्म है, खेत है, खलिहान है, उसके बागान हैं, उसके मकान हैं, इमारतें हैं, भवन हैं आदि निजी संपत्ति को शामिल किया जाता है। इसमें भी आपके 2 प्रकार की संपत्ति आती है, एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश के मृदा, खनिज पदार्थ, जल, वन आदि उस देश के राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे आप लोग कक्षा 9th वगैरह में पढ़ के आए होंगे, कक्षा 10th में भी आपने एसएस में पढ़ा है कि जैसे भारत के वन, भारत की मृदाएं, भारत के खनिज पदार्थ, भारत के वन्य जीव, इस प्रकार से इन्हें अपन कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन।
और कुछ विशेष प्रकार के संसाधन होते हैं जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे विश्व के महासागर, विश्व के महासागर, समुद्र, वायु आदि कुछ ऐसे भंडार जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है। इस प्रकार बच्चों, अभी हमने देखा संसाधनों का वर्गीकरण, और ये पूरा जो टॉपिक है इसको आप ध्यान से आपने सुना होगा, इसको नोट करेंगे आप लोग, और फिर अगले जो वीडियो में हम देखेंगे संसाधनों के संरक्षण और उसके संरक्षण के विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक और विधियों के बारे में। धन्यवाद।